नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का जो विषय है वो किसी बहस का सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो बीपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं, एक बड़ी फौज, नई फौज तैयार हुई है और इस पौध को बिहार का विकास करना है। जहां पूछिएगा सवाल का जवाब यही मिलेगा। तो फिर इसके आगे जो सवाल है वो ये है कि नए जो अफसर बनेंगे वो नया क्या करेंगे, उनके सामने जो नई चुनौतियां आएंगी उससे कैसे संभलेंगे, और जो बातें शपथ के दौरान वो लेंगे, एक एक शब्द को कैसे जमीन पर उतारेंगे। तो चुनौतियां तो हैं, चुनौतियां बरकरार हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। हालांकि इसके अलावा जो ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे आपको कि आखिर जो टॉपर्स हैं, जो बीपीएससी जिन्होंने क्रैक किया है, उनके जीवन में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए और कैसे उन्होंने इस पर सफलता पाई है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। ओम प्रकाश गुप्ता, बीपीएससी टॉपर, हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या गौतम हमारे साथ मौजूद हैं, सुरभि जी मौजूद हैं और मोहम्मद आदिल बिलाल, सभी लोग मौजूद हैं। एक बार इनका परिचय कराना चाहेंगे। लेकिन इस बीच में जिस बहस की बात हम कर रहे हैं, उस बहस के पीछे की सच्चाई बस इतनी है कि नई चुनौतियों के बारे में हम ये जानकारियां ले पाए। हालांकि दिव्या गौतम अभी जुड़ेंगी। ओम प्रकाश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुरभि, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद आदिल बिलाल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले ओम प्रकाश गुप्ता जी से बात करने से पहले जरा उनकी याद को ताजा करते हैं। आपको शायद याद होगा, सबसे पहले आपने इंटरव्यू न्यूज़ 18 के साथ किया था ओम प्रकाश, और घर में पूजा पाठ चल रहा था, धुआं धुआं था, भगवान भी खुश, भक्त भी खुश, सभी लोग। लेकिन मन में कहीं उन चुनौतियों, एक नया एहसास की बात हो रही थी। मन में क्या चल रहा था? ठीक है, आपने तैयारी की, आपने सफलता पाई, जो ये डायरेक्शन जाएगा, वर्क डायरेक्शन, वो किस दिशा में जाएगा? क्योंकि सवाल है कि नए अफसर नया क्या कर पाएंगे। और आपके दर्शकों को जी मेरा नमस्कार। तो उस समय तो काफ़ी एक्साइटेड था और काफ़ी भावुक भी था मैं, क्योंकि ये रैंक 1 तो कभी उम्मीद में नहीं था, लेकिन रैंक 1 आना एक अपने आप में गौरवान्वित वाली बात है। चूँकि मैं एक यूथ हूँ तो मेरा यूथ से काफ़ी सरोकार है और मुझे ऐसा लगता है कि यूथ जो है काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहा है जी। मैंने कई बार ये बात रखी है कि इंडिया लेवल पे 30% से ज़्यादा यूथ जो हैं ना वो एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना ट्रेनिंग में है, और बिहार में तो इसकी परसेंटेज और ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है बिहार के अंदर वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं जी, और उनके कई डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ता है। अपनी लाइफ से कैसे जोड़ रहे हैं? यही उम्मीद है। आपके बारे में जरा हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं। जरा ओम प्रकाश जी के बारे में जो सूचनाएं हैं वो जरा लाइए। ओम प्रकाश जी के बारे में जो दुनिया जानना चाहती है, जरा लाते हैं कि ओम प्रकाश जी रैंक 1 बीपीएससी को इन्होंने क्रैक किया और एसडीएम चयन हुआ है। प्रयास पहला था, फतुहा के रहने वाले हैं, पटना से सटे। आईआईटी रुड़की से बीटेक किया इन्होंने। सफलता का मंत्र यही है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और दिव्या गौतम के बारे में भी जो जानकारियां दे रहे हैं, एक एक कर उन सभी सफल अभ्यर्थियों के बारे में ये एक छोटी सी जानकारी हम आपको दे पा रहे हैं। हालांकि इनका विश्वास, आत्मविश्वास प्रबल है और काफी बढ़ा हुआ है। और ऐसे में बहुत कुछ, क्योंकि बिहार की समृद्धि और बिहार को शिक्षित करने का जो एक मकसद है ये लेकर चल रहे हैं। जनसेवा का मकसद है, सफलता का मंत्र बता रहे हैं, और ये उन सभी के लिए है जो लोग अभी बेसिक तैयारी कर रहे हैं। चलिए इसे जरा अब हटाते हैं और लाते हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी को। ओम प्रकाश गुप्ता जी, आप समझा पा रहे थे कि नए अफसर बनेंगे तो नई चुनौतियां होंगी। क्या चुनौतियां होंगी और दिमाग में क्या सोच रखा है कि अभी जो एक प्रिंसिपल सेट किया गया है, एक जो एक सेटिंग चल रही है अफसरों के बीच में, सरकार के बीच में जो तालमेल दिख रही है, उसमें अपने आप को कैसे साबित करेंगे? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं। विवेक जी, मैं उस पे आऊँगा। जो मैं बात बोल रहा था उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। जी। मैं कह रहा था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने में काम करूँगा। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि मुझे स्पेशल अपॉर्चुनिटी दिया जाए जी, कि मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप यहाँ पे बढ़े और लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़े। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिहार से लोग आईएएस आईपीएस ही बनते हैं, तो क्यों?
क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप और चैलेंजिंग है। बिहार का एक कैंडिडेट जो है एक रूम में बंद होकर के आईएएस आईपीएस की तैयारी करके क्वालिफाई किया जा सकता है, कर सकता है, बट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से भी चाहिए। तो मैं उस पर अपना परसिवरेंस दिखाऊंगा, अपना मोटिवेशन दिखाऊंगा और पूरे तन मन से उस पर काम करूंगा कि बिहार की छवि बदले और बिहार में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। अभी तक जो प्रशासन का अनुभव दूर से देखकर या फिर पढ़कर समाचार पत्रों से, न्यूज चैनलों से जो दिखता है, उसमें आपका सर्वाइवल किस तौर पर, कितनी मजबूती के साथ आप खुद तय कर पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में काम करने वाले लोगों की भी बहुत अहमियत है, बहुत जगह है और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जी। ये एक बात सत्य है कि सरकार और समाज में जो लोग हैं उनके बीच एक डिस्टेंस देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की भी कमी है और गांव में जो सरकार की सुविधाएं हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी को लेकर भी इश्यूज क्रिएट होती हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कार्सिटी में भी अगर मैं पूरा प्रयास करूं, पूरा एफर्ट लगाऊं, तो बेटर जो है क्वालिटी एंड इफेक्टिव सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड कर पाऊंगा, जिसका प्रभाव पॉवर्टी और हंगर को एलिमिनेट करने पे भी पड़ेगा। चलिए, एक बहुत अच्छी और सार्थक सोच है। सुरभि, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, जरा ये बताइए, आपके बारे में जब हम अखबार में पढ़ रहे थे, जब समाचार पत्रों के जरिए, कुछ मैगजीन्स के जरिए, और खुद आपकी बात जब हमने अपने चैनल में चलाई, तो हमें लगा कि आपके पास तो ये आखिरी मौका था। तो क्या चल रहा था दिमाग में? सफलता तो ठीक है, मिल गई, लेकिन ये सफर 1 साल वाला कैसा रहा? पिताजी, जो कि आप जान रहे हो कि मैं गांव ग्रामीण परिवेश की हूँ, और मेरे पिताजी जो है उन्होंने समाज के प्रभाव में आके, कह सकते हैं, मुझे कह दिया कि 1 ही वर्ष तुम्हारे पास है बेटी, अगर तुम कर सकती हो, दिखा सकती हो तो करके दिखा, वरना तुम्हारी शादी तो मैं तय कर दूंगा। तो सर मेरे पर काफी मेंटल प्रेशर था। तो सबसे पहली बात की पैसे उतने पर्याप्त भी नहीं थे और समय भी काफी कम था और रिसोर्सेज भी काफी कम थे। मैंने बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई की और मुझे भागलपुर जाना पड़ा, वहाँ के सारे नोट्स जो थे हिंदी में थे, तो रात भर जग के साथ डिक्शनरी मुझे कन्वर्ट करना पड़ता था हिंदी टू इंग्लिश, तो मैं इसके उसको भी कन्वर्ट करना पड़ता था। इस तरह से हर तरह से प्रेशर को लेके चलना और उसके बाद जाके काफी इम्पोर्टेंट और काफी ज्यादा रोचक सफर भी रहा, मैं कह सकती हूँ। काफी चैलेंजिंग था मैं। बिल्कुल। और सुरभि, जो आपने जिया है, जिस तरीके से जिया है, जिस स्थिति को आपने देखा, और आपके पूरे इंटरव्यू को देखते समय हमने ये देखा कि जो महिलाओं के लिए आपका जो अप्रोच है या फिर जो आपकी सोच बनती है, खासकर घर का दायरा, घर की चौखट को लांघते हुए सब कुछ करना और सफल बनना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। तो क्या जब आप अधिकारी बनेंगे तो नया क्या होगा दिमाग में? ठीक है, इंटरव्यू में कई लोग बोलते हैं शुरुआती दिन में कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि अभी तक जहां तक आपकी नजर दौड़ती है, ऐसा कुछ नजर आता है? कितने ऐसे अधिकारी हैं? सर बिल्कुल, मैं जिस परिवेश से हूँ, अररिया जिला, यहाँ पे विमेन की अगर बात करूँ तो विमेन एम्पावरमेंट काफी ज्यादा जोर देने की जरूरत है। एजुकेशन तो सर यहाँ की बहुत ही खराब है हालत। सबसे पहले तो मैं उसी के ऊपर फोकस करना चाहूंगी। मेरा यही कहना है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है, पूरे परिवार को बहुत ही ऊंचे मुकाम पे पहुंचाती है। इसकी एग्जांपल को मैं देना चाहूंगी मेरी माता के रूप में। जी। मेरी माता जो है वो खुद स्मार्ट पास आउट है और उन्होंने खुद जो अपने जीवन में अचीव नहीं किया, उस सब स्वप्न को उसने मेरे अंदर जिया। तो सर मैं यहीं से आपको कहना चाहूंगी, कहते कहते भावुक भी हो रही हूँ सर मैं, और मैं यही से कहना चाहूंगी कि अगर मैं महिलाओं को शिक्षित कर सकूं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अररिया जिला के साथ साथ एक दिन बिहार जो है वो भी इस फील्ड में काफी आगे बढ़ेगा और जरूर परचम लहराएगा बिहार का। सर आप ही की तरह कुछ कहानी है दिव्या गौतम की, जो पटना में रहती हैं। दिव्या जी, आप जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमने देखा कि शिक्षा, नुक्कड़ नाटक, इन सब चीजों में आपका बड़ा मन लगता रहा, और आपके भाई जो इस दुनिया में अब नहीं है, सुशांत, उनकी प्रेरणा को भी आपने अपनी सफलता का आधार माना है। हम ये जानना चाहेंगे कि चीजें और चुनौतियां तो हैं ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब अधिकारी बनने के बाद, जब आपके हाथ में कुछ अधिकार आएंगे, कुछ करने की बात आएगी, तो कितना आप कर पाएंगे और क्या सपोर्ट आपको मिल पाएगा? या फिर अभी तक जितनी खबरें हम चलाते हैं अधिकारियों के बारे में, उसी में हम दिव्या गौतम का भी नाम लेंगे?
और आप आज से हमको शायद नहीं। जी जी जी, Am I audible? हाँ जी बिल्कुल। ओके, मैं आज से आपके सामने नहीं हूँ। जब से मैं स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स में थी, स्टूडेंट एक्टिविज्म में थी, तब से आप मुझे देख रहे हैं। तो जिस इंसान की जैसी फितरत होती है, जैसा उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उस हिसाब से वो अपने जो पोजीशंस हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पीपल सेंट्रिक हैं, लोगों के बारे में सोच समझ रहे हैं, तो उनका बस आज का जो आप मुझे देख रहे हैं, या कोई भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जो कि पास किए हैं, उनके पीछे वो अपने लाइफ में क्या किए हैं, उससे भी डिपेंड करता है कि उनका एस्पिरेशंस जो है आने वाले समय में क्या होगा। आई होप कि अब तक आप जिस दिव्या को देखे हैं, आज तक पिछले साल भैया के देहांत के बाद ही लोगों को पता चला कि मैं सुशांत की बहन हूँ। लेकिन उससे पहले भी भैया से जब बातचीत होती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि मैं जो भी कुछ अपने लाइफ में कर रही थी, मैं अपने दम पे कर रही थी, और मुझे कभी उनकी जरूरत नहीं पड़ी। और उनको ये बात की बहुत प्राउड था उनको मेरे ऊपर, कि किसी के नाम लेकर के नहीं, जबकि जो भी आपको पोजीशन मिले उसका आप सही इस्तेमाल करें। और आज तक मैं अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिले हैं, मैंने जीविका में एज अ कम्युनिकेशन मैनेजर काम किया, तो इस बार मैंने स्वीप में मुझे डीडीसी के साथ जहानाबाद में काम करने का मौका मिला इस इलेक्शन में। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें, कि कोई भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलते हैं तो उसको किस तरह से निभाया जाना चाहिए। हर जगह का रोल्स अलग है, आपके फैमिली में आपके रोल्स अलग हैं, आपके ऑफिस में आप जहां काम करते हैं, आपसे डिमांड्स हैं, उस डिमांड को आप पूरा करें तो बेहतर आप अपने लाइफ में जरूर करेंगे। चलिए, हम आपसे एक बार फिर से वो दूसरे सवालों वाला चक्र चलाएंगे, लेकिन हम जरा बात करते हैं मोहम्मद आदिल बिलाल की, उनकी स्टोरी भी जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद आदिल साहब, अब तो आप अफसर बनेंगे, अफसर बन चुके हैं, नया क्या है दिमाग में? जी सर, अभी तो एक वक्त है जो मैं सब अपने परिवार के साथ बिता रहा हूं और काफी खुश हूं, एंजॉय कर रहा हूं। हाँ हाँ, लेकिन इस मेरा एंजॉयमेंट की जो अवधि है आपकी ट्रेनिंग से शुरू होगी, और उसके बाद जब पूर्णतः अधिकारी जब बन जाएंगे, जब आपके हाथों में कुछ ताकत आ जाएगी, उस ताकत के सदुपयोग दुरुपयोग इन दोनों की बात सामने आएगी कि आप क्या कर पाते हैं। तो उन चुनौतियों को क्या अभी से आप भांप पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी उन पावर का, अपनी अथॉरिटी का सदुपयोग कर सकूं और लोगों के लिए एक लार्जर स्केल पे काम आ सकूं। मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सहायता निभा पाऊं, जिसकी वजह से एक ओवरऑल जो सोशल डेवलपमेंट हो, अपने राष्ट्र निर्माण में मैं काम आ पाऊं। मुझे पूरी आशा है कि मैं कर पाऊंगा ये। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश गुप्ता जी। ओम प्रकाश गुप्ता, जो हम अभी खबरों में पढ़ते हैं, इसलिए हमने आपको बराबर अब दूसरा सवाल का जो लहर है उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इतनी ईमानदारी की बात अभी चल रही है, ये ईमानदारी हमने देखा है, ये परसेंटेज क्या जाता है? हम ये नहीं कहते हैं कि सभी अधिकारी बेईमान होते हैं, या फिर जो वो कहते हैं शपथ में जो शब्द होते हैं उससे दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं। तो ऐसा जो सिचुएशन है आपके साथ भी तो आएगा, उन थपेड़ों से खुद को कैसे निकालेंगे? ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नया बिहार, समृद्ध बिहार, शिक्षित बिहार, हरा भरा बिहार बनाने की जो कसम है वो कब तक? क्योंकि ये चुनौती हम अभी आपकी जुबान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चैलेंजेस आए, अगर ऐसा आता है कि फियरफुल सिचुएशन क्रिएट होता है या फिर कुछ टेम्पटेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं बहुत फर्म हूँ इस बात पे, मेरा दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि चाहे कोई भी टेम्पटेशन हो, चाहे कोई भी फियर हो, मुझे अपने इंटीग्रिटी के साथ रहना है। और मेरा विजन क्लियर है कि मैं कुछ ऐसा बिहार में करूं जो विशियस साइकिल है उसको ब्रेक कर सकूं। और मेरा एक एक्सपीरियंस भी है, 2012 का पास आउट हूं मैं। 5 साल जॉब भी किया हूं, IIT के अंदर भी पढ़ाई किया है। तो जब मैं जॉब कर रहा था तभी मैं अपने वैल्यू सिस्टम के प्रति बहुत अडिक्ट था, और यही कारण है कि मेरे स्टूडेंट के बीच में काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है। स्टूडेंट आज मेरी सफलता पे वो नाज करते हैं। मैंने जैसा बताया आपको कि बिहार में एक फाउंडेशनल चेंज
लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यही मैं कर सकता हूं। मैं पैसों के मामले में या फिर पब्लिसिटी के मामले में कंपटीशन नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक फाउंडेशनल चेंज लाने में जरूर कंपटीशन कर सकता हूं, और ये मैं कर सकता हूं। आप लोगों की बात सुनकर बड़ा मतलब एक प्रेरणा मिल रही है कि आप लोग जैसे जो तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पढ़ाया है, पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, तो ये तो नजर आ रहा है। और दिव्या गौतम के पास इसलिए मैं जाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जीविका में उन्होंने काम किया है, तो जीविका में तो क्या कुछ चल रहा है भीतर खाने, ये उनको भी पता होगा, क्या ऊंच नीच होती है ये भी पता है, काम कितना उतर पाता है ये भी पता है, अधिकारी जब आते हैं तो जीविका वाले किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये भी पता है, रेड कारपेट का माहौल क्या होता है, ये सारी चीजें आपने छोटी छोटी चीजें देखी हैं। तो क्या ये सब सारी चीजें तो आपके दिमाग में है कि क्या चल रहा है उस बस्ती में? तो अब जब बारी काम करने की, जब तो आप अधिकारी बनकर जाएंगे तो फिर तो आपको एक्शन लेना होगा उन कमियों पर। जी, मैं इस बात को ऐड करना चाहूंगी कि मैंने जीविका में काम किया और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम किया जाता है। वहाँ जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, वो आप जीविका के बारे में जानते होंगे कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, अभी जो कोरोना के टाइम में मास्क बनाने में जो दीदियों ने काम किया वो, और राशन कार्ड बनाने में काम किया, रिकॉर्ड काम किया दीदियों ने, मैं उनको सलाम करती हूँ कि उन लोगों से मैंने सीखा। और ये जीविका में जो काम हो रहा है वो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनका सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया जा रहा है। हम लोगों ने डीडीसी के साथ जो हम लोगों ने अवेयरनेस का काम किया, अवेयरनेस का काम जो इलेक्शंस के समय में जो किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरा। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के पहले मैंने जीविका में काम किया। माफ कीजिएगा दिव्या, हमने ये देखा, क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में है, पत्रकारिता जगत में, तो हमने ये देखा है कि नेताजी के आने का वक्त होता है तो अधिकारी रेड कारपेट लगवा देते हैं। हमने अक्सर देखा, ऐसी खबरों को हम चलाते भी हैं, तो हमें डर इस बात का है कि कहीं ऐसा आगे जाकर के नहीं हो। और हमारे साथ सुरभि है, उनसे भी जरा बात कर रहे हैं। सुरभि, कई लोगों का सवाल ऐसा आ रहा है कि एक साल वाली तैयारी का फॉर्मूला क्या है, बताएंगे आप? बिल्कुल सर, अगर आपके पास दीक्षा में जाने वाले ऐसे और सच में एक माइंड में एक प्रेशर क्रिएट हो कि मुझे करना ही है, तो सर फिर कहाँ से वो पावर आता है, वो आप मतलब सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सबसे पहली बात तो सर आपकी लाइफ का सवाल हो अगर कि नहीं मुझे करना ही है, और अगर मेरे पास समय नहीं तो या तो मेरे जीवन में जो भी नया सफर है वो शुरू नहीं हो पाएगा। जिस तरह का मैंने अपने जीवन के बारे में सोचा है कि मैं एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और अगर मैं नहीं कर पाई तो एक हाउसवाइफ, और वो भी ऐसे जगह पे जहाँ पे मुझे पता भी नहीं कि मेरा फ्यूचर में कुछ कर भी नहीं पाऊंगी दूसरों के लिए जो मैं करना चाहती हूँ समाज के लिए। सामने में अपनी घर की जो भी महिलाएं हैं या जो भी बेटियां हैं, उन्हें मैं चाहती थी कि मैं जैसी हूँ, मैं चाहती थी वैसी ही इनके अंदर इच्छा शक्ति को बढ़े। तो इस एक साल में कौन सा ऐसा चालीसा आपके हाथ लगा जिसको पढ़ा और फिर संकट आपके सब दूर हो गए? सर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी पे काफी ज्यादा जोर दिया। क्योंकि सेल्फ स्टडी मैंने जो भी आज से पहले जो भी बीपीएससी अधिकारी बने थे या यूपीएससी अधिकारी बने थे, उनके नोट्स को फॉलो करना, या फिर जो भी ट्यूशन के समय है या जो भी मेरे सेल्फ स्टडी के समय है, जो भी बच्चियां हैं हमारे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे, और जो मेरा हॉस्टल रहा था वहां पर भी जो भी मेरे से छोटी जो जूनियर्स थी उनको बैठा के पढ़ाना। तो सर मैंने एक कह सकते हैं कि एक मोटिव नहीं तैयार किया कि मैं एक ही तरह से सिर्फ खुद ही पढ़ूंगी। मैंने सोचा कि किसी तरीके से अलग अलग तरीके से पढ़ा जाए, कभी ट्यूशन के थ्रू, कभी सेल्फ स्टडी के थ्रू, कभी बच्चियों को पढ़ा के, कभी मोबाइल के थ्रू, ताकि मेरा माइंड जो है सर वो एक ही तरह से पढ़ के होता है कि आपका माइंड काफी बोर हो जाए, थक जाते हैं। तो अलग अलग विधि से पढ़ने से सर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी बात यही है सुरभि, तो मैंने इस चीज को सुरभि बात यही है कि आप लोगों को देखकर मन इसलिए भी प्रसन्न हो जाता है कि जो आप लोगों का जो रूट लेवल है वो बिल्कुल उस जड़ों को हम देख पा रहे हैं जो मिट्टी में बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने पकड़ रखा है। आप लोगों ने हर उस चीज को देखा है, पढ़ा है, जाना है, उनके बीच में एक अभ्यास आपका हो चुका है। अब क्या है कि जब अधिकार मिलेंगे तो उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी। इस इंप्लीमेंटेशन की बात जब आती है तो उसमें नई चुनौतियां आपको कई झेलनी भी पड़ सकती हैं, क्योंकि सरकार जो नियम बनाएगी उन कायदों को लेकर चलना है, उसका पालन करवाना ये बड़ी चुनौती है। लोग कितना सपोर्ट करेंगे ये दूसरी बड़ी चुनौती है। हमने जितने जगहों की तस्वीरें हम दिखाते हैं वहां पर अस्पताल हो, स्कूल हो, सब जर्जर अवस्था में है, और जो खासकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है वो तो स्कूल बर्बाद ही हो जा रहे हैं। हर बार
कोई ना कोई नदी उसे लील लेती है। तो ऐसे में उन चुनौतियों से लड़ना भी एक बड़ा एक काम रहेगा। और हमारे साथ आदिल है। आदिल, किस तरीके से ये एक जो नई चुनौती आएगी, ठीक है शिक्षा का प्रचार प्रसार समृद्धता की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे, जब हमारा हथियार ही नहीं रहेगा हम लड़ेंगे कैसे? जी सर, मुझे लगता है कि इसमें एक ओवरऑल अप्रोच देखना होगा। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी ये बाधाएं हैं जिसे हमें दूर करना होगा, जो चुनौतियां हैं। तो जैसे सर मेरा पहला चॉइस बिहार पुलिस सर्विस है और मैं डीएसपी पोस्ट के लिए चयनित हुआ हूँ। तो मुझे लगता है इसमें सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन आप तो बहुत सॉफ्ट नजर आ रहे हैं और पुलिस के वो कड़ाई आप में दिख नहीं रहे, वो भरोसा की कमी, वो तो लगता है ट्रेनिंग में लोग आपको बना देंगे, लेकिन मैं देख पा रहा हूं बहुत सॉफ्ट है आदिल। जी सर, मुझे लगता है कि पुलिस में एक सॉफ्ट लोगों की जरूरत है। हाँ, क्योंकि ये एंगल मैक्सिमम लोग नॉर्मल लोग हैं। हाँ, और क्रिमिनल कुछ परसेंटेज हैं। हाँ हाँ जी सर, और क्रिमिनल कुछ परसेंटेज है। क्रिमिनल्स के साथ अगर मैं हार्ड होता हूं तो कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ मुझे सॉफ्ट रहना होगा। और अगर मैं उनके साथ सॉफ्ट रहता हूं तो एक जो वो कम्युनिकेशन गैप है, भरोसा है पुलिस के प्रति, हाँ। वो बढ़ेगा। चलिए इस बात को इस पूरी चर्चा को जरा विराम अब देंगे, लेकिन विराम से पहले ओम प्रकाश गुप्ता के पास चलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात मुझे कही थी इससे पहले वाले इंटरव्यू में कि गुस्से पर मैंने पूरा कंट्रोल कर लिया। उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, लेकिन उन्होंने सीखा कि गुस्से पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, और बहुत सौम्य चेहरा है उनका। अभी देखिए बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो किस तरीके से इस गुस्से पर काबू वाली जो बात है, वो तो अब नया जो एक चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का, उसमें गुस्सा बहुत आएगा। ओम प्रकाश, कैसे वहां भी रोक पर रख पाएंगे आप? देखिए, गुस्सा जब आता था तो मैंने क्या किया कि बैठ करके पूरा इंट्रोस्पेक्शन किया, इनफैक्ट नोट किया। हाँ हाँ। कि आज तक जो गुस्सा मैंने किया है इससे किसको कितना फायदा हुआ है। हाँ हाँ। मेरे को कितना फायदा हुआ है, मेरे घर वाले को कितना फायदा हुआ, या समाज को कितना फायदा हुआ। और बहुत सरप्राइजिंग बात है, हाँ हाँ। ये निकल के आया कि गुस्से से हमेशा नुकसान ही हुआ है, फायदा किसी का नहीं हुआ। और ये फैक्ट भी है कि अगर आप न्याय करना चाहते हैं समाज में, आप एम्पैथी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप समाज के प्रति टॉलरेंस रखना चाहते हैं, और जो डिसीज़न है उसमें ऑब्जेक्टिविटी लाना चाहते हैं, तो आपको गुस्सा त्यागना पड़ेगा। आपको शांत स्वभाव से लोगों के पास जाना होगा। कई बार ऐसा होता है कि अपमानजनक बातें सामने आती हैं, हाँ, तो वहाँ पे संयम की ज़रूरत है। संयम रखिए, समझिए उसके कंडीशन को, क्योंकि हमारे बिहार के कंडीशन को आप देखें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारे लोग भी जो हैं स्कैर्सिटी में जी रहे हैं। हाँ हाँ। तो उनका जो इमोशनल रिएक्शन है कभी कभी हार्श होता है। अगर हम ऑफिसर्स उनके कंडीशन को नहीं समझेंगे तो हम उनके जीवन को कैसे बदलेंगे? बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही, और चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस पैंडेमिक में आप लोग हमारे लिए आए, दर्शकों तक अपनी बात रखी, क्योंकि नए अधिकारी बनेंगे तो नया क्या करेंगे इसका पूरा विश्लेषण आपने कर दिया है कि आगे बहुत कुछ करना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हम भी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, क्योंकि यहां खबरें लगातार जारी हैं।